ओके, गुड इवनिंग ऑल द स्टूडेंट्स। फिर से हमने उसको स्टार्ट किया है। दिस इज द सेकंड लिंक लाइव स्ट्रीम से। फर्स्ट लिंक कुछ टेक्निकल एरर्स था, मे बी नेटवर्क इश्यू था, उसको हमने करेक्ट किया हुआ है। हमने क्वेश्चन जो स्टार्ट किया था, ये क्वेश्चन आपके साथ है। अगेन रीड इट। क्वेश्चंस है, एक्चुअल एविडेंस ऑफ मिसकंडक्ट मे नॉट बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया टू डिटरमाइन whether a president gets impeached। तो यहाँ पर क्लियरली अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो एरर इस पार्ट में आती है, यू हैव टू फाइंड आउट द एरर्स इन दिस पार्ट, वेदर प्रेसिडेंट गेट इम्पीच। इस पार्ट में एरर्स आती, कोशिश करो आप बिफोर फाइंड द एरर्स इन द underlying part, it is very essential to understand the impeachment or what is the meaning of the impeach word. नाउ इम्पीच वर्ड अगर हम इंडियन कंटेक्स्ट की बात कर लेते हैं तो प्रेसिडेंट के लिए या जो भी जज आते हैं, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, उनके लिए शब्द का यूज किया जाता है। अगर हम कुछ डोनाल्ड ट्रम्प की बात कर लेते हैं, दिस इज अ रेफरेंस ऑफ ऑलमोस्ट लास्ट 4 to 5 years जिस डोनाल्ड ट्रम्प के लिए इम्पीचमेंट ये शब्द का यूज किया था। इन दिस स्लाइड फर्स्ट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इम्पीच। इम्पीच का मतलब क्या होता है? ये इम्पीचमेंट वर्ड लीगल टर्म में यूज की जाती है। किस लिए यूज की जाती है? फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इन दिस टर्म्स। तो फर्स्ट मीनिंग आता है इम्पीचमेंट का, जो प्रोसीजर्स इनिशिएट की जाती है बाय एनी लेजिस्लेटिव। बात कर लेते हैं तो यहाँ पर लोकसभा आ सकती है, राज्यसभा आ सकती है, सीनेट आ सकता है या रिप्रेजेंटेटिव हाउस आ सकता है। अगर कोई सीरियस मिसकंडक्ट किया जाता है पब्लिक ऑफिसर की बात की जाती है, तो अगर इन कंटेक्स्ट ऑफ अमेरिका अमेरिकन प्रेसिडेंट हो सकते हैं। अगर हम इंडिया की बात कर लेते हैं तो प्रेसिडेंट हो सकता है, जज हो सकता है, तो पब्लिक ऑफिसर्स। तो ये लीगल सिस्टम, तो जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर या पब्लिक ऑफिसर्स हो अकाउंटेबल होने के लिए, तो ये के लिए यूज किया जाता है। तो वन थिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इम्पीचमेंट एक प्रोसेस है, इन्वॉल्व्स दी गवर्नमेंट ऑफिसर। अगर उनके मिसकंडक्ट के लिए अगर इम्पीचमेंट होना है तो डेफिनेटली इट इज फॉलोड बाय द सम स्पेसिफाइड प्रोसीजर्स होती है। अगर कंफर्म है तो ही और शी शैल बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस। तो ये इम्पीचमेंट शब्द का वर्ड आता है। होपफुली आपने इसको लिखा भी होगा। हमारे इंग्लिश के लिए वोकैबुलरी स्ट्रांग होना और उनका यूज करना ये भी इसेंशियल होता है। इसलिए इस क्वेश्चन में इम्पिच ये वर्ड आया था, तो उसको हमने कवर करने की कोशिश की। नाउ नेक्स्ट टर्म्स आता है, आपका कंक्लूजन कहां पर होना चाहिए? यहां पर वेयर द एरर्स आनी चाहिए। तो फर्स्ट आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया टू डिटरमाइन वेदर द प्रेसिडेंट गेट्स। तो यहां पर देखो, प्रेसिडेंट गेट्स और ये इम्पीचमेंट है, तो ये एक वन चांसेस हो सकता है कि यहाँ पर जो कंसिस्टेंसीज ऑफ टेंस होनी चाहिए, कहीं पर ये मिसिंग है। तो वन पार्ट इसमें भी हो सकता है। और कहां पर हो सकता है? यहां पर दूसरा पार्ट आता है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। क्राइटेरिया तो ये क्लू होना चाहिए। क्राइटेरिया वेदर इट इज अ सिंगुलर फॉर्म है या प्लूरल फॉर्म है। अगर सिंगुलर फॉर्म आता है तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इस हिसाब से होनी चाहिए। अगर ये सिंगुलर है तो उसका प्लूरल फॉर्म क्या होना चाहिए, ये भी हमें समझना चाहिए। तब तो आप पूरी कोशिश करो इसका ऑप्शंस क्या हो सकता है। यस एनीबॉडी? यस लेजेंड्स, destroyer Aditya, could you mention which options will be the right here? Could you share me the PPT format of the please? Yes, Aditya, I will going to share all the PPT format of this one. But it is a request while live streaming, you just have first screenshot. आप हमेशा screenshot लेते रहिए। तो आदित्य फर्स्ट टेक द स्क्रीनशॉट, और जहां पर एरर होने की संभावना है, यहाँ पर 2 ऑप्शंस मैंने आप किए हुए हैं। एक ऑप्शन आता है क्राइटेरिया, क्यों एरर होनी चाहिए, मे बी इट इज सिंगुलर है या प्लूरल फॉर्म है। और सेकंड ऑप्शन आता है गेट्स इम्पीचमेंट, उसको सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं। चलो तो फर्स्ट देखो, यहाँ पर जिस तरह से मैंने बात की है, तो फर्स्ट आता है ये क्राइटेरिया वर्ड। तो ये क्राइटेरिया जो वर्ड्स आता है, दिस इज अ क्राइटेरिया। तो उसका ये फॉर्म जो आता है ना, ये क्राइटेरिया का फॉर्म आता है, प्लूरल फॉर्म आता है फर्स्ट।
अगर ये प्लूरल फॉर्म आता है तो वी शुड बी अंडरस्टैंड कि उसका सिंगुलर फॉर्म क्या होगा। इसका सिंगुलर फॉर्म आता है क्राइटेरिया। दिस वन थिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर यहां पर हम देखने की बात कर लेते तो वी शुड बी अंडरस्टैंड एक्चुअल एविडेंस ऑफ मिसकंडक्ट। ये हमारा सब्जेक्ट आता है, एविडेंस ऑफ द मिसकंडक्ट। अगर ये सब्जेक्ट आता है डेफिनेटली सब्जेक्ट किस तरह से फॉर्म में, सिंगुलर फॉर्म में। तो हमारा यहाँ पर क्राइटेरिया इंस्टेड ऑफ द क्राइटेरिया, क्राइटेरियन ये वर्ड होना चाहिए। तो क्राइटेरियन वर्ड कहां पर आता है? तो यहाँ पर दिस आर द टू पॉसिबिलिटी। एक यहीं पर आता है क्राइटेरियन और ये यहाँ पर आ जाता है। तो 2 और 3 में हमें करेक्शंस मिलता है। यस और नो? तो ये करेक्शंस यहीं पर मिलता है। नाउ अगर 2 और 3 में डिफरेंसेस कहां आता है? आइदर 2 ऑप्शंस है, 3 ऑप्शंस, दोनों में से एक ऑप्शन राइट होगा। बाकी देखो सेकंड में देखो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया डिटरमाइन वेदर द प्रेसिडेंट गेट्स इम्पीच। यहाँ पर ये डिफरेंस आता है, वेदर का एक डिफरेंस आता है और दूसरा जो डिफरेंस आता है तो इफ का आता है। और सेकंड जो डिफरेंस आता है ना, ये आता है हमारे प्रीपोजिशंस का, इन डिटरमाइनिंग और टू में। तो अगर ये डिफरेंस हमें समझ में आता है तो 2 और 3 में हमें एक को चूज करना है। नाउ for that purpose it is very easy to understand कि ये to determine जो अगर ये यूज करता है, to determine the president get its impact, इसलिए हमने इसमें मेंशंस किया है gets impact impeach। ये टेंस के हिसाब से नॉट कंसिस्टेंट है, यहाँ पर टेंस मिक्सेस हुए नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द करेक्ट ग्रामर रूल। किस तरह से? अभी यहाँ पर देखो आप, गेट्स ये क्या आता है? गेट्स ये आता है हमारे लिए एक हम कहेंगे कि प्रेजेंट टेंस फॉर्म में आता है और इम्पीचमेंट क्या आता है? ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स में आता है। तो ये फर्क हमें समझना बहुत एसेंशियल होता है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फर्स्ट, जिस तरह से हमने आपसे बात की है, तो फर्स्ट यहीं पर क्राइटेरिया देखो, गेट्स टू डिटरमाइन, ये आपका वर्ब आता है, इंफिनिटिव वर्ब्स आता है। यस और नो? तो ये इंफिनिटिव वर्ब्स आता है, ये हमारे लिए फ्यूचर और नियर फ्यूचर की स्टेटमेंट को इंडिकेट कर लेता है। तो यहाँ पर गेट्स जो आता है ये आता है प्रेजेंट टेंस में, इम्पीचमेंट आता है ये पास्ट पार्टिसिपल में आता है, जो इंडिकेट कर लेता है कि एक्शंस कंप्लीट हो गए। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट कर लेता है। होपफुली यू अंडरस्टैंड। टू डिटरमाइन इफ अ प्रेसिडेंट गेट्स इम्पीच, यहाँ पर जो एरर का पोर्शन आता है इसमें है। नेक्स्ट अगर पार्ट इसमें हम किस तरह से उसको हम करेक्शन करने की बात कर लेते हैं, तो करेक्शन करने के लिए हमारे पास 2 वर्ड्स होने चाहिए। हाउ यू गोइंग टू करेक्ट इट? तो फर्स्ट ऑप्शन ये रहेगा, अकॉर्डिंग टू द रूल्स, अकॉर्डिंग टू द कंसिस्टेंसी ऑफ द टेंस, टू डिटरमाइन इन गेट्स इम्पीच की जगह अगर हमें प्रेजेंट टेंस को मेंशन करना है, अगर प्रोबेबिलिटी को मेंशन करना है, तो यू कैन यूज द मॉडल वर्ब, हम कैन यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा करेक्शन सीट पर रहेगा। अगर पॉसिबिलिटी को इंडिकेट करना है तो इंस्टेड ऑफ द गेट्स वी हैव टू यूज द कैन बी। अगर फ्यूचर्स अगर इंडिकेट करना है तो गेट्स की जगह पर वी कुड यूज दी, हमें यहीं पर विल बी यूज करना है। अगर वी हाउ टू यूज दी, अगर हमें वी वांट टू यूज दी प्रेजेंट टेंस का इसमें यूज करना है तो इंस्टेड ऑफ द गेट्स हमें ये यूज करना है। तो इस तरह का ये सेकंड फिक्सेशन होता है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। चलो, तो राइट आंसर क्या रहेगा? तो राइट आंसर हमारे लिए यही रहेगा। तो ये राइट आंसर रहेगा। क्यों राइट है? होपफुली यू अंडरस्टैंड। तो ये क्राइटेरिया सिंगुलर होना चाहिए। क्यों सिंगुलर होना चाहिए? सब्जेक्ट जो है एक्चुअली एविडेंस ऑफ द मिसकंडक्ट, ये सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। सेकंड एरर कहीं पर आती है, तो सेकंड एरर जो आती है यहाँ पर गेट्स इम्पीचमेंट। तो गेट्स इम्पीचमेंट, प्रेसिडेंट गेट्स इम्पीचमेंट, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड ये यहाँ पर एरर आती है और कुड चेंज है। अगर आपको समझ में आता है तो मेंशन करो यस। Yes, Aditya, Archana, if you get it, just mention the yes. We're going to move for the next questions. Hopefully, you get the answers of these questions. चलो, next है grammatical errors है। चलो, first read करो, इसका screenshot लीजिए। The decision to pull the US out from the Paris Agreement by the president drew heavy criticism within the US and internationally. Swiftly recommitted itself to the force with the previous administrations. ये सेंटेंस है।
तो चांसेस करेक्शंस कहीं पर हो सकता है। तो आउट यूएस आउट फ्रॉम द पेरिस एग्रीमेंट। तो यहां पर देखो ये टू वर्ड्स आता है, डिसीजन भी है और दूसरा जो आता है ये पेरिस एग्रीमेंट भी आता है। इस करेक्शंस को अगर समझना है तो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट ऑफ द मॉडिफायर। मॉडिफायर का मीनिंग क्या होता है? मॉडिफायर वर्ड होता है, मे बी ये एडवर्ब हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, किसी अदर वर्ड को डिफाइन करता है, डिस्क्राइब करता है या उसको लिमिट कर देता है। यहां पर इट इज वेरी इसेंशियल। मॉडिफायर का मतलब होता है अगर किसी वर्ड को, किसी फ्रेजल वर्ड को, सेंटेंस को डिफाइन कर लेता है ना, जो डेफिनेशंस आती है, अगर किसी वर्ड को डिफाइन करने का काम करता है तो उसके बाद ही ऑटोमेटिकली मॉडिफायर आना चाहिए। अगर मॉडिफाइड इस तरह के सेंटेंस में आता है तो वो सेंटेंस ग्रामेटिकली राइट होगा। ये बात आपको समझनी है। तो दिस मे बी द वन ऑफ द ईयर्स आती है। यहां पर दूसरा पैरेललिज्म कहीं पर आता है। यहां पर टू कंट्रीज मेंशंस की है। वन मेंशंस किया है द यूएस, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दूसरा कंट्री उन्होंने मेंशंस किया है चाइना। तो अगर आपका ऑब्जर्वेशन होगा द यूएस और चाइना बोथ आर द इक्वली इंपॉर्टेंट। इंग्लिश भाषा में उसे रूल्स ऑफ पैरेललिज्म कहते हैं। तो दी यूएस के पहले अगर कोई प्रीपोजिशन यूज किया जाता है, सेम प्रीपोजिशन और द सेम वैल्यू ऑफ द प्रीपोजिशन हमें चाइना के पहले ही यूज करना चाहिए। तो these are the couple of the years we have to be understand, यही प्रारंभ years हो सकते हैं। चलो हम उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से मैंने आपसे बात की थी, दिस क्वेश्चंस का एरर फाइंड करने के लिए हमें मॉडिफायर को समझना बहुत एसेंशियल होता है। मॉडिफायर क्या इंडिकेट कर लेता है? यो शब्द होता है या वर्ड होता है, किसी को मॉडिफाई कर लेता है, अनदर सेंटेंस को मॉडिफाई कर लेता है। तो ये वर्ड को मॉडिफाई करेगा, फ्रेज को मॉडिफाई करेगा, क्लॉज को मॉडिफाई करेगा और क्या हो सकता है? एडजेक्टिव हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है। देयर आर द नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हो सकती है, डेमोस्ट्रेटिव हो सकता है, पजेसिव हो सकता है, मॉडिफायर हो सकता है। बस हम कुछ एग्जांपल के साथ मॉडिफायर को समझने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर आप देखो, यहां पर जो वर्ड्स आता है फिश, ये देखो, ये फिश को मॉडिफाई करने का काम क्या कर लेता है? सिल्वर फिश। तो ये एडजेक्टिव होता है। मॉडिफायर इज कोई अलग सी टर्म्स नहीं है, किसी वर्ड को मोर मॉडिफाई करने का काम। यहां पर देखो द फिश, ये फिश वेयर अगर पूछा जाता है इन द पॉन्ड आता है तो उसको ये मॉडिफाई कर लेता है। अगर द फिश दैट ही कॉट, ये क्या आता है? पूरी सेंटेंस को क्लॉज की तरह ये मॉडिफाई कर लेता है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि यहां पर देखो द लिटिल बॉय स्टैंडिंग बाय द कंसिस्टेंट स्टैंड, ये किसके लिए मॉडिफाई कर रहा है? द लिटिल बॉय। लिटिल बॉय और लिटिल बॉय का जो डिस्क्रिप्शन आता है, जो मॉडिफिकेशन आता है, उसके बाद ही मॉडिफाई आना चाहिए और उसको इजीली हम एक्सप्लेन करके आपके साथ में प्रस्तुत करना चाहता हूं। तो यहां पर मॉडिफाई किस तरह से आता है और दूसरी जो एरर्स आपके लिए रहेगी, तो वी हैव टू फाइंड आउट यहां पर पुल द यूएस फ्रॉम, पुल यूएस फ्रॉम। तो यू पुल, टू पुल आउट फ्रॉम। तो दिस आर द फ्रेजल वर्ब्स। पुल की फ्रेजल वर्ब्स आपके पास कितनी होती है? कुल मिलाकर पुल अप है, पुल अपार्ट है, पुल अवे है, पुल इन है, पुल ऑफ है, पुल ऑन है, पुल आउट वर्ब नहीं मिलते। तो दिस वन थिंग वेरी नहीं होता है। तो ये ओनली पुल आउट फॉर्म होता है। यहाँ हमारे सेंटेंस में पुल आउट फ्रॉम ये फॉर्म दिया है, डेफिनेटली ये भी इसमें गलत फॉर्म है। होपफुली यू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स आल्सो, जहां पर हमें टू एरर्स को डिफाइन करने को मिलती है। चलो एक्चुअली एरर्स क्या होगी हम इसको देखने की कोशिश कर लेते हैं। तो फर्स्ट है यहां पर अभी जो डिसीजन था, बाय मॉडिफायर की ओर हम देखने की कोशिश कर लेते हैं। फर्स्ट देखो, ये बाय प्रेसिडेंट, बाय द प्रेसिडेंट्स, बाय मॉडिफायर आता है। तो बाय किसके लिए है? वी हैव टू बी अंडरस्टैंड। यहां पर मॉडिफायर हमेशा क्लोज टू द क्या होता है? जिस वर्ड को वो मॉडिफाई कर लेता है। तो ये पुल आउट है, पुल द आउट फ्रॉम क्या? आइदर डिसीजन आता है या द पेरिस एग्रीमेंट आता है। तो वी अंडरस्टैंड कि जो प्रेसिडेंट है अमेरिका के, किससे बाहर आना चाहते हैं? क्या है? तो हमें ये डिसीजन आती है, नॉट द पेरिस एग्रीमेंट आती है। तो ये डिसीजन
के बाद बाय होना चाहिए या द प्रेसिडेंट, जहां पर अगर हमें यहाँ पर ऑप्शंस मिलते हैं तो डिसीजन के बाद बाय होना चाहिए, यहाँ पर आपको मिलता है द डिसीजन बाय द प्रेसिडेंट टू पुल आउट, और या प्रेसिडेंट की डिसीजन होना चाहिए। तो दीज आर द थ्री ऑप्शंस हमारे साथ होने चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 ये गलत हो सकता है। होपफुली यू अंडरस्टैंड, जो बाय मॉडिफायर है जिस शब्द को मॉडिफाई करता है उसके बाद होना चाहिए। दिस इज द वन ऑफ द वे। तो करेक्ट एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए? द डिसीजन बाय द प्रेसिडेंट ये होना चाहिए, क्योंकि ये मॉडिफाई करता है डिसीजन को, या प्रेसिडेंट की डिसीजन होनी चाहिए। तो ये हमें दोनों ऑप्शन यहीं पर मिलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 भी है, ऑप्शन नंबर 2 भी है, ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट एरर क्या होनी चाहिए? जिस तरह से हमने देखा ये विद इन द यूएस के लिए हमने मेंशन करता है, तो डेफिनेटली चाइना के लिए भी हमें इन चाइना होना चाहिए। तो इन चाइना कहीं पर आता है, जस्ट यू चेक आउट द इन चाइना, यहाँ पर ऑप्शन कहीं पर आ जाता है। इन चाइना की हम बात कर लेते हैं, तो ये ऑप्शन हमें ये इन चाइना का ऑप्शन यहीं पर मिलता है, यहाँ पर हमें ऑप्शन यहीं पर हमें ऑप्शन नहीं मिलता। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑल फॉर्म्स डेफिनेटली हमारे लिए ऑप्शन नंबर 4 ये राइट रहेगा। यस और नो? ऑप्शन नंबर 4 राइट क्यों है, आपको समझ में आ गया? Yes, Aditya, no issue. You could attend after 10 to 15 minutes also. लेकिन ये आपको ऑप्शन समझ में आया? क्या एरर थी? मैं फिर से एक बार समराइज कर लेता हूँ। इस क्वेश्चंस में हमें अंडरस्टैंड क्या करना है? वी हैव टू अंडरस्टैंड जो मॉडिफायर है, मॉडिफायर ये हमेशा जिस शब्द को, जिस फ्रेज को मॉडिफाई करता है उसके बाद आना चाहिए। यहाँ पर ये डिसीजंस, दो हमें ऑप्शंस आते हैं। एक आता है डिसीजंस जो मॉडिफाइड बाय द प्रेसिडेंट, ये जो होता है ना, ये क्या कर रहा है? इसको डिसीजन दे रहा है। तो ये मॉडिफायर हमेशा जिस वर्ड को क्लोज करता है, जिस वर्ड को डिफाइन करता है, उसी के नजदीक होना चाहिए। तो डिसीजन बाय द प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट डिसीजन, ये 2 ऑप्शंस होनी चाहिए। होपफुली यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आता है कि जो प्रपोजिशन एरर्स आती है, जहां पर हमने मेंशन किया है कि पुल फ्रॉम नहीं होना चाहिए, तो पुल आउट होना चाहिए, जो लास्ट स्लाइड में आपके साथ मैंने बातें की। और नेक्स्ट आता है जो प्रीपोजिशंस हमने यूएस के लिए ही यूज किया था, चाइना के लिए भी इन चाइना होना चाहिए। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वन हमारे लिए ऑप्शन नंबर 4 इसको हमने करेक्ट करके आपके साथ पेश किया हुआ। तो दिस इज द क्वेश्चंस एंड इट्स आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस है हमारे लिए। नाउ वी हैव द 4 स्टेटमेंट्स है। स्टेटमेंट नंबर 1 है, स्टेटमेंट नंबर 2 है, स्टेटमेंट नंबर 3 है, स्टेटमेंट नंबर 4 है, and all the statement if you combine together it's make a sense also. So our job is to find out which statement need to be the correct है। तो स्टेटमेंट देखो क्या आता है, अगर हम 4 स्टेटमेंट एक साथ पढ़ते हैं। The Prime Minister's Economic Advisory Council had spelled out for the government to ram up job and infrastructure financing avenues while investing more resources on health, education, skill and development. तो ये क्वेश्चंस है, our job is to find out कि सेंटेंस में एरर्स है, आइदर फर्स्ट स्टेटमेंट में है या 2 में, तो ये हमारे लिए यही पर ऑप्शंस आ जाते हैं। अगर एरर ओनली फोर्थ में है या एरर 1 और सेकंड में आती है, एरर 2 और सेकंड में आती है, और वेदर there is no errors, so we have to find out the errors किस स्टेटमेंट में आती है। अगर errors है तो we have to define it। तो देखो कोशिश करो क्या ऑप्शंस होगा। एवरीबॉडी जस्ट पुट द ऑप्शंस, वेदर ऑप्शंस ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा, डी रहेगा और ई रहेगा। यस एनीबॉडी? चलो रीजन ने मेंशंस किया हुआ है, आदित्य आपका ऑप्शंस है पॉलिटिक्स। चलो अर्चना ने मेंशंस किया ऑप्शन नंबर 2 है। We have to find out the error is in which statement. अगर error है तो what should be it corrected answers? चलो हम देखेंगे। यहां पर अगर हम कोशिश कर लेते हैं, दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट, हर एक सेंटेंस को हमें देखना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल हैड स्पेल्ड आउट, तो ये ग्रामेटिकली और टेंस वाइज करेक्ट स्टेटमेंट है। A clear roadmap for the government to ramp up the job of creations. ये भी ग्रामेटिकली हमें करेक्ट मिलता है। And infrastructure financing avenues while investing, यहाँ पर भी राइट लगता है।
more resources on health, education, skill development. अगर इन्वेस्टिंग इन और ऑन जो फ्रेजल वर्ब्स आता है ये हमेशा यहां पर अगर हम यूज कर लेते हैं ये फ्रेजल वर्ब आता है इन्वेस्टिंग। नाउ ये हमारे लिए क्लू होना चाहिए इन्वेस्टिंग ऑन बराबर रहेगा या इन्वेस्टिंग इन बराबर रहेगा। अगर ये हमें समझ में आता है तो दिस इज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फ्रेजल वर्ब्स का करेक्ट यूज होना या फ्रेजल वर्ब में कौन सा प्रीपोजिशंस आता है। अगर ये करेक्टली हमें समझ में आता है देन इट बिकम्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो यही डिफरेंस यही पर आता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वन हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन ये रहेगा। अगर फोर्थ नंबर ऑफ 5 मंथ देखते हो दो मोर रिसोर्सेज ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। तो ये यहीं पर जो ऑन आता है इन्वेस्टिंग हमेशा किसके साथ होना चाहिए, इन्वेस्टिंग हमेशा आना चाहिए। तो ये इन होना चाहिए। यहीं पर सिंपल एग्जांपल दिया ही इन्वेस्टेड हिज मनी इन स्टॉक। तो ये इन्वेस्टिंग इन्वेस्ट इन ये हमेशा इस प्रीपोजिशन के साथ काम कर लेता है। तो हमारे लिए करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, मोर रिसोर्सेज इंस्टेड ऑफ द ऑन ये इन होना चाहिए। तो हेल्थ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, उसका करेक्ट स्टेटमेंट ये आता है। तो व्हाट शुड बी द ऑप्शंस। तो आपको एरर कहीं पर मिलती है, ओनली ऑप्शन नंबर 1 में आपको एरर्स मिलती है। दैट इज वन ऑफ द रीजंस ऑप्शन नंबर ये में एरर्स है। होपफुली यू अंडरस्टैंड। ओके, यस, या राइट। Now we're going to move set for the next questions. हमारे पास 4 स्टेटमेंट है। 4 स्टेटमेंट में 1 स्टेटमेंट या 2 स्टेटमेंट या 3 स्टेटमेंट में या कई स्टेटमेंट में एरर नहीं रहेंगे। तो both revenue and profits when compared to the result reported for the first quarter have shown signs of improvement that suggest a slow but steady pickup in demand and wider economy. तो अवर जॉब हर एक स्टेटमेंट को आपको रीड करना है। Both revenue and the profits when compared to the result reported for the first quarter have shown signs of improvement that suggest a slow but steady pickup in demand. तो थोड़ा सा आपका ध्यान अगर यहीं पर जाता है, साइंस का प्लूरल फॉर्म यहीं पर यूज किया है और जिसके लिए जो वर्ब्स यूज किया है वो सजेस्ट किया हुआ। तो ये कहीं पर ये मिसमैनेज होता है। मिसमैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, जिस तरह से वी अंडरस्टैंड कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट दिस इज वेरी एसेंशियल। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मीनिंग क्या होता है, अगर सब्जेक्ट हमारा अगर सिंगुलर होता है तो डेफिनेटली वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। दिस इज अ सिंपल रूल ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अगर हमारे लिए सब्जेक्ट अगर प्लूरल होता है तो डेफिनेटली यहीं पर जो वर्ब्स आता है ये भी प्लूरल होना चाहिए। दिस इज अ सिंपल रूल ऑफ द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो यहीं पर ये डिस्टर्ब हो रहा है। तो ही के बाद हमेशा अगर ही सिंगुलर होता है तो हम क्या यूज कर लेते हैं, हम यूज कर लेते हैं ही स्पीक्स, ही राइट्स, ही स्टडीज। यस और नो। अगर प्लूरल फॉर्म होता है तो दे के बाद हम क्या कर लेते हैं, वी यूज आफ्टर दे। अगर जो भी वर्ब यूज करते हैं वी यूज द दे स्पीक। तो होपफुली यू अंडरस्टैंड ये स्पीक क्या होता है, दिस इज नोन एज अ प्लूरल वर्ब होता है। होपफुली यू अंडरस्टैंड। और ये स्पीक्स क्या काम कर लेता है, ये नेचर होता है इस वर्ब का, ये होता है सिंगुलर वर्ब। अगर ये आपको समझ में आता है ना तो इस क्वेश्चंस में ये फाइंड आउट करना बहुत इजीली होगा। तो यहां पर देखो थोड़ा क्लू आपके साथ होना चाहिए। साइंस क्या आता है, साइंस का एनालॉजी आता है दे के साथ, तो इट इज इन प्लूरल फॉर्म। अगर प्लूरल फॉर्म होना चाहिए तो उसके लिए जो वर्ब्स यहीं पर मेंशंस किया हुआ है इट मस्ट बी इन अ प्लूरल फॉर्म। थोड़ा सा और हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो इट बिकम्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। चलो वही बात मैंने आपसे की है। तो साइंस, अगर साइंस ये वर्ड प्लूरल फॉर्म में आता है तो उसके साथ प्लूरल पर आती है, सजेस्ट के लिए आती है। तो वर्ब क्या आना चाहिए, प्लूरल आना चाहिए। तो सजेस्ट क्या आता है, ये सिंगुलर फॉर्म आता है, जो यहीं पर जो मेंशंस किया हुआ वो रॉन्ग है। तो सजेस्ट की जगह पर क्या होना चाहिए, सजेस्ट होना चाहिए। ये प्लूरल फॉर्म में आता है।
होगा तो स्टेटमेंट नंबर 3 यहीं पर करेक्शंस हमें करना, नंबर सी में करेक्शन आपको आता है। करेक्शंस क्या है? तो यहीं पर हमने क्लियरली मेंशन्स किया हुआ है, ऑप्शंस नंबर 3 होना चाहिए। जस्ट मेंशन द ऑप्शंस नंबर यहीं पर 3 होना चाहिए, दैट इज द राइट। यहाँ पर थोड़ा-सा रॉन्गली मैंने उसको डी मेंशन्स किया, लेकिन ऑप्शंस नंबर सी यहीं पर करेक्ट होना चाहिए। तो साइंस ऑफ द इम्प्रूवमेंट सजेस्ट कर देता है। तो यही पर आपने क्लियरली मेंशन्स किया। ऑप्शन नंबर डी, दो आई मेंशन इन द ग्रीन कलर, लेकिन करेक्ट ऑप्शन है सी। तो साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट सजेस्ट की जगह पर साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट दैट सजेस्ट ये राइट होना चाहिए। यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ है, फोर स्टेटमेंट है। फोर स्टेटमेंट्स में वन स्टेटमेंट रॉन्ग रहेगा। यू हैव टू फाइंड आउट द व्हिच स्टेटमेंट इज नीड टू इम्प्रूव। जस्ट मैं रीड कर लेता हूं आपके साथ। It is unconscionable for the government through indifference and inactions to be subjected to citizen to such a toxic year and cause extreme suffering, especially among the people with respiratory ailments and impaired lung functions. तो पूरी स्टेटमेंट का मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पर सफर कौन हो रहा है और किसकी वजह से सफर हो रहा है। तो ये क्लियर है, सिटीजन सफर हो रहा है। सिटीजन अगर सफर होते हैं तो उनका यहाँ पर इफेक्ट क्या होता है। तो दिस इफ यू अंडरस्टैंड दिस थिंग देन इट बिकम द वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। चलो मैं ऑप्शंस का आपका वेट कर रहा हूँ, क्या ऑप्शंस होगा। चलो अर्चना आपका ऑप्शन आपने सी मेंशन किया हुआ है, आदित्य आपने डी ऑप्शन मेंशन किया हुआ है। योर जॉब इज टू फाइंड आउट इस स्टेटमेंट में अगर एरर वेदर इट इज नाउन बेस्ड है, प्रोनाउन बेस्ड है, एडजेक्टिव बेस्ड है, एडवर्ब बेस्ड है या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, वेदर पैरेललिज्म्स है और इनकंसिस्टेंसी ऑफ टेंस है। जो भी अलग-अलग पैरामीटर्स आते हैं वी हैव टू रिकॉल। लेकिन कई टाइम पर हमें फ्रेजल वर्ब या लीडिंग वर्ब्स प्रीपोजिशन रॉन्गली प्लेस करना, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वन आल्सो हमें कुछ एरर्स आती है। होपफुली यू अंडरस्टैंड इन दैट वन। तो यहीं पर आता है टू बी सब्जेक्टेड टू सिटीजन्स। ये सेकंड आपको देखो, यहां पर टू आता है, यस और नो, और टू आता है। अगर हमारे पास अगर फ्रेजल वर्ब का नॉलेज होगा, टू बी सब्जेक्टेड बी, और उसके बाद अगर हम पास्ट पार्टिसिपल यूज कर लेते हैं तो डेफिनेटली ये फॉर्म आता है, पैसिव वॉइस का फॉर्म आता है, यस और नो। तो पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर्स के लिए ये इनकंसिस्टेंट स्टेटमेंट आती है। So this one point is more mentioned. So it is very essential. It must be in an active voice. So active voice के लिए क्या होना चाहिए, तो वही हम यहीं पर देखने की कोशिश करेंगे। चलो तो ऑप्शन नंबर्स हमारे लिए सी रहेगा। सी क्यों रहेगा, जस्ट यू फाइंड आउट। ऑप्शन नंबर सी क्यों रहेगा, हमारा स्टेटमेंट टू होना चाहिए। टू बी सब्जेक्टेड टू, सब्जेक्टेड टू बी सब्जेक्टेड टू, ये पैसिव वॉइस में है, ये रॉन्ग रहेगा। उसका एक्टिव वॉइस जो रहेगा टू सब्जेक्ट सिटीजन्स। तो टू सब्जेक्ट सिटीजन्स, सब्जेक्ट टू या कोई समथिंग आता है, किसी समवन को हार्मफुल या हम सिटी पहुंचाना, ये उसका मीनिंग हो जाता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वन, ये पैसिव वॉइस की जगह पर हमें होना चाहिए सब्जेक्ट दी सिटीजन्स। तो ये यहीं पर करेक्शन होना चाहिए, बी कैंसल्स होगा, टू सब्जेक्ट टू सिटीजन्स, ये समवन्स, यहाँ पर सिटीजन अफेक्ट होता है तो वी विल गोइंग टू यूज द सिटीजन्स, ये यहीं पर करेक्ट होगा। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वन हमारे लिए ऑप्शन नंबर सी ये करेक्ट रहेगा। तो टू में हमें करेक्शन यहीं पर देना है और उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से मैंने कहा बी के बाद अगर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स आता है तो ये इसका मीनिंग क्या होता है, तो ये आता है फॉर्म्स आता है। अगर यहीं पर सिटीजन्स जो होते हैं दे आर एक्सपीरियंसिंग द टॉक्सिक फियर को वो डिफाइन करते हैं। तो ये पैसिव फॉर्म्स यहीं पर रॉन्ग होगा, इसका मीनिंग टोटली गलत आता है। और नेक्स्ट वर्ब जो फ्रेजल वर्ब्स आती है, टू सिटीजन्स टू सच टॉक्सिक ईयर्स, ये हमारे लिए राइट रहेगा। टू सब्जेक्ट के बाद समवन आता है, समथिंग्स आता है जो किसी के लिए टॉक्सिक ईयर्स हो या हार्मफुल हो, इसके लिए वो सफर कर लेते हैं।
This one things we have to understand. This is the explanation of that one. So to subject citizens to such a toxic year cause extreme suffering, ये हमारे लिए करेक्ट होगा. चलो नेक्स्ट है फोर्थ स्टेटमेंट है. Out of the four statement, you have to find out in which statement the errors is best. You have to find out the spot the errors. First आती है studies of police reform have highlighted the need to make the investigation process more scientific and rooted. Second आता है in third आता है in forensic analysis but custodial tortures and extracted confession continue to be reported. तो कुछ वर्ड्स है. You must be understand the forensic analysis का मतलब क्या होता है. This is very common word in order to understand the crime and crime natures with the help of the scientific tool. Forensic इस word को use किया जाता है. Tortures का मतलब custodial torture itself is a self-explanatory आता है. Confessions means to confirm करना from one's word आता है. तो कहाँ पर संभावना हो सकती है उसके बारे में बात करेंगे. The studies of police reform. स्टडीज ये प्रिपोजिशन बेस्ट आती है. यस और नो. अगर किसी की स्टडीज होती है ऑफ होना चाहिए, फ्रॉम होना चाहिए, इन होना चाहिए, ऑन होना चाहिए, ये हमें कंफ्यूजन कर लेता है. ओके, दिस वन थिंग्स वेरी अंडरस्टैंड. आदित्य ने पूछा है कि पैसिव फॉर्म्स क्या होता है. आदित्य पैसिव फॉर्म का मतलब जो स्ट्रक्चर्स आता है ना, अगर हम इज लेते हैं, वाज लेते हैं, हैव लेते हैं, उसके बाद जो भी वर्ब होगा उसका पास्ट पार्टिसिपल आता है. अगर यहीं पर इस के बाद जो स्ट्रक्चर्स होगा ये इम्पीच होगा. वाज होगा तो उसके बाद क्या रहेगा, प्लेड रहेगा. अगर इस तरह की रचना होती है रेगुलर स्टेटमेंट में क्या होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मेंशन कर लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल जस्ट टेक अ सिंपल एग्जाम्पल, ये रुद्र प्लेज, रुद्र प्लेज अगर मैं मेंशन कर लेता हूं फुटबॉल, तो ये स्ट्रक्चर्स में क्या आता है, सब्जेक्ट रुद्र होता है, वर्ब प्लेज आता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये फुटबॉल होता है. अगर इस तरह का ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स होगा जहां पर सब्जेक्ट इटसेल्फ इज इन्वॉल्व टू डूइंग सम एक्टिविटी, उसको हम कहते हैं कि एक्टिव वॉइस कहते हैं. होपफुली अंडरस्टैंड. अगर इस स्ट्रक्चर्स को हम चेंज करना चाहते हैं, स्ट्रक्चर्स अगर ऑब्जेक्ट वर्ब और सब्जेक्ट ओवीएस फॉर्म में रहेगा तो इट इज अ फॉर्म ऑफ द पैसिव वॉइस. तो इस स्टेटमेंट को किस सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की एग्रीमेंट होती है. पैसिव वॉइस एग्जैक्टली उल्टा होता है. उसमें फर्स्ट ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आता है, लेकिन वर्ब किस तरह से होता है, वर्ब प्लेन हो, इज हो, वाज हो, उसके बाद आपको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब मेंशन करना पड़ता है. यस, इज इट क्लियर आदित्य? क्लियर है तो यस मेंशन करो. बाकी लोगों को कुछ डाउट है? यस, यू मेंशन इट. यस, आदित्य ने यस मेंशन किया है. अर्चना अगर है आप ही मुझे बता दो क्या डाउट आती. चलो हमारे लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहीं पर, इसको देखना. चलो, और यहां पर आपका ऑब्जर्वेशन एक होना चाहिए. क्लियरली मेंशन किया था इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस. ये देखो साइंटिफिक एंड रूटेड एंड आता है ना, जहां पर कंजंक्शन आता है तो कंजंक्शन की दोनों भी बाजू अगर हम एडजेक्टिव से डिफाइन कर लेते हैं तो सेकंड पार्ट में भी एडजेक्टिव बैलेंस होना चाहिए. साइंटिफिक किस तरह से मेंशन किया हुआ है, मोर साइंटिफिक. तो रूटेड के आगे भी द प्रीवियस पार्ट ऑफ द रूटेड मस्ट बी दैट काइंड ऑफ द एडजेक्टिव होना चाहिए. तो ये बैलेंस होना बहुत एसेंशियल होता है. तो आउट ऑफ द फोर स्टेटमेंट में फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट में यहां पर आपको एरर्स मिलती है. एंड अगर ये एरर्स आती है तो वी हैव टू अंडरस्टैंड द एरर्स. यही पर हमने मेंशन की. वेयर इज द एरर? तो एरर्स आती है यहीं पर. क्यों आती है, फर्स्ट क्लियर है. तो स्टडीज ऑन द पुलिस रिफॉर्म्स नहीं होगा, तो इंस्टेड ऑफ द ऑफ हमें क्या यूज करना है, स्टडीज ऑन पुलिस रिफॉर्म होना चाहिए. तो फर्स्ट यहीं पर एरर थी कि हमने करेक्ट करी. सेकंड फ्रैगमेंट में क्या होना चाहिए, सेकंड फॉर्मेट में ये होना चाहिए. अगर उसको एरर फ्री बनाना है, अगर यहीं पर हमने मोर यूज किया है तो डेफिनेटली रूटेड के पहले भी हमारा मोर होना चाहिए. तो एरर जो आती है जहीं पर करेक्शन आता है फर्स्ट और सेकंड में आता है, तो हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए. होपफुली यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट आल्सो. चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए हम मूव कर लेते हैं.
चलो, directions are in the following questions. Some parts of the sentence may have the error. Find out which part of the sentence has an error and select the appropriate options. सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन उसका पैटर्न थोड़ा सा अलग होता है। हमेशा एग्जाम में स्पॉट द एरर करेक्शन में और मास्टरिंग दी एरर्स इन इंग्लिश में पैटर्न चेंज होते हैं। यहाँ पर ओनली वन सेंटेंस दिया हुआ है, इस सेंटेंस को ब्रेक किया हुआ है, 4 पार्ट में ब्रेक किया हुआ, 1 पार्ट है ए बी सी डी। तो हमारा जॉब है, वी हैव टू फाइंड आउट वेदर ये पार्ट में एरर है या बी पार्ट में एरर्स है या सी पार्ट में एरर्स है या डी पार्ट में एरर्स है। अगर ग्रामेटिकली ये सेंटेंस राइट होगा तो ई ऑप्शन होगा जहां पर नो एरर्स है। तो ब्यूटी प्रिंसेस इज वेयरिंग ये पर्पल, द ब्यूटी प्रिंसेस इज वेयरिंग अ पर्पल गाउन, ये मेंशन किया हुआ है। So, in order to understand the errors, it is very essential without to understand the difference between the noun और ऑब्जेक्टिव का हमें फर्क समझ में आना चाहिए। This thing is very essential. यहाँ पर नाउन और ऑब्जेक्टिव में एडजेक्टिव में क्या फर्क आता है? This one thing is most important. तो ये नाउन अगर यहाँ पर हम यूज कर लेते, फॉर एग्जाम्पल तनिष, तनिष ये नाउन आता है, अगर उसको मुझे डिफाइन करना है, तनिष, इसको डिफाइन करने के लिए अगर हम स्मार्ट यूज कर लेते तो स्मार्ट तनिष, स्मार्ट क्या बनता? एडजेक्टिव बनता जो नाउन को डिफाइन करता है। तो यहीं पर हमें यही समझ में आना चाहिए, प्रिंसेस, प्रिंसेस इज अ पर्सन, इट इज अ नाउन। अगर प्रिंसेस को डिफाइन करना है, लिमिट करना है, उसको डिस्क्राइब करना है, तो प्रिंसेस के पहले क्या होना चाहिए? एडजेक्टिव होना चाहिए। अगर यहीं पर ब्यूटी, ब्यूटी और ब्यूटीफुल, इस दोनों शब्द का फर्क आप देखो। ब्यूटी ये क्या आता है? नाउन आता है, और ये ब्यूटीफुल क्या आता है? ये आता है एडजेक्टिव। तो अगर प्रिंसेस यहीं पर नाउन है तो उसको डिफाइन करने के लिए हमें यहीं पर क्या होना चाहिए? हमें एडजेक्टिव्स होना चाहिए। अगर एडजेक्टिव होना चाहिए तो ब्यूटी इज अ नाउन, तो ब्यूटीफुल इज अ एडजेक्टिव। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो एरर किस पार्ट में आती है? तो एरर आती है फर्स्ट पार्ट में आती है। क्यों आती है? हमने उसको डिफाइन करने की कोशिश की। ब्यूटी और ब्यूटीफुल ये दोनों ही वर्ड रिलेटिवली आपको सेम लगेंगे। दिस इज अ काइंड ऑफ द कंफ्यूजिंग वर्ड्स। हमेशा वोकैबुलरी स्ट्रांग होने के लिए कंफ्यूजिंग वर्ड हमें पढ़ना जरूरी होता है। तो होपफुली ये इसका आंसर है जो आपके साथ मैंने शेयर भी किया है। तो एरर ये पार्ट में है, एरर पार्ट ये में क्यों है? ब्यूटी ये नाउन आता है, उसका मतलब होता है किसी की क्वालिटीज को डिफाइन करना जो हमारे लिए मोस्टली एस्थेटिक सेंस को नोट कर लेती है। लेकिन ब्यूटीफुल क्या होता है? एडजेक्टिव होता है ब्यूटी का, वो हमारे माइंड या सेंसेस को एस्थेटिकली लुक कर लेती है। तो थोड़ा सा ये फर्क है नाउन और एडजेक्टिव्स में। अगर ये हमें समझ में आता है तो ब्यूटी नहीं होना चाहिए, ब्यूटीफुल क्यों होना चाहिए, इट बिकम्स वेरी इजी। तो प्रिंसेस को डिफाइन करने के लिए, क्वालिफाइज करने के लिए एडजेक्टिव होना चाहिए। तो सही आंसर क्या रहेगा? एरर किस पार्ट में आती है? तो ये पार्ट में आती है। चलो सेकंड क्वेश्चन है आज का, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। आपके पास स्टेटमेंट है, द बर्गलर वाज टेकन टू द नियर पुलिस स्टेशन, नियर पुलिस स्टेशन। तो यहाँ ही हमें एरर देखना है, द बर्गलर वाज टेकन। इस तरह से अभी आपने पूछा, यहीं पर आदित्य ने ही मुझे पूछा था कि सर फर्क क्या आता है, क्या आता है। तो अगर आप फर्क को देखना चाहते हैं इसमें, इस सेंटेंस में देखना चाहते हैं तो ये हमें फर्क आ जाता है। ओके, यहीं पर देखो, वॉज टेकन किस फॉर्म में आता है? ये वर्ब है, उसके बाद हमने टेकन का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज किया है, तो ये पैसिव वॉइस में आता है। लेकिन यहीं पर एरर आती है, टू द नियरेस्ट, नियर द यूज किया है, तो द के बाद जो फॉर्म होना चाहिए नियर का, ये होना चाहिए सुपरलेटिव फॉर्म्स होना चाहिए। तो द नियरेस्ट ये राइट लिखूंगा। तो यस किस पार्ट में आती है? तो सी पार्ट में आती है। एक्सप्लेनेशन बहुत इजी है, एरर इज इन सी पार्ट,
तो सुपरलेटिव डिग्रीज होना चाहिए, यहीं पर अगर हम एडजेक्टिव यूज कर लेते हैं तो ये नियरेस्ट शुड भी यहीं पर होना चाहिए। तो आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, 4 quarts of the oil were required to get the car running and it was really difficult to get it at that moment। ये हमारे लिए पार्ट होता है। जो पार्ट नंबर 1 देखो आप, पार्ट नंबर 1 क्या है, ये आता है पार्ट नंबर 1, 4 quarts ऑफ द ऑयल। यहाँ पर ये कंफ्यूजिंग होता है, हमें लगता है कि 4 ये प्लूरल फॉर्म में है, लेकिन नंबर है, नंबर के बाद कॉर्स इस यूनिट को यूज किया है। अगर इस तरह की कंडीशंस आती ना तो दिस कंडीशन को हम सिंगुलर फॉर्म कहते हैं। अगर यहाँ पर हमने वर्ड यूज किया है तो इजीली समझ में आता है ये कि ये प्लूरल फॉर्म में हुए, तो ये प्लूरल फॉर्म में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर 4 कॉर्ड्स है तो ये अगर कंडीशन आती है, नंबर उसके साथ यूनिट आता है, ऑलवेज इट इज कंसीडर्ड एज अ सिंगुलर फॉर्म। सिंगुलर फॉर्म है तो हमारे लिए वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। तो इंस्टेड ऑफ द वर्ब राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, ये वाज का ऑप्शन होना चाहिए। होपफुली यू अंडरस्टैंड कि पार्ट नंबर ये में इंस्टेड ऑफ द वर्ब वेयर नंबर यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट आता है तो हमेशा ये सिंगुलर वर्ब के साथ यूज किया जाता है। होपफुली यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। तो ये थे ऑलमोस्ट आज के 10 क्वेश्चंस। हम कोशिश कर रहे हैं 10 क्वेश्चंस को कवर करना, उसके साथ जो भी ग्रामेटिकल एरर्स के रूल्स आते हैं उसको एक्सप्लेन करके आपके साथ नोट करना। तो आज का सेशन का लास्ट पार्ट होगा वोकैबुलरी इज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज प्रिपरेशन आल्सो। तो आज हम एक कंफ्यूजिंग वर्ड को आपके साथ चर्चा करेंगे, उसके बाद आज का सेशन हम रैप करने की कोशिश करेंगे। आज का क्या कंफ्यूजिंग वर्ड्स होता है, तो हमारे पास आज के लिए कंफ्यूजिंग वर्ड्स है। It is very difficult to cover the 5 to 6 word or more than 10 to 50 word at one moment. Today we're going to cover the only one part in this sessions also. So what should be the today's confusing word? तो आज का एक आता है कॉम्प्लीमेंट और दूसरा आता है, दोनों भी देखो स्पेलिंग में क्या फर्क आता है। एक वर्ड यहीं पर आता है जिस तरह से हमने मेंशन किया हुआ, दिस इज द वर्ड कॉम्प्लीमेंट। फर्क देखो स्पेलिंग में क्या फर्क आता है, ये कॉम्प्लीमेंट है और नेक्स्ट वर्ड जो आता है ये कॉम्प्लीमेंट आता है। फर्क सिर्फ कहां पर है, फर्क सिर्फ यही पर फर्क आता है, आई का फर्क आता है और ये फर्क आता है ई का फर्क आता है। अगर पिक्चर्स के साथ देखना चाहते हैं, कॉम्प्लीमेंट आई और कॉम्प्लीमेंट, अगर हम मैथ या ज्योमेट्री की बात कर लेते हैं, जस्ट यू रिकॉल इट, कहीं पर हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ा हुआ है, तो वेदर इस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए ये शब्द यूज करना है या ये शब्द यूज करना है, ये भी हमें समझना चाहिए। साइंस में भी कॉम्प्लीमेंट ये शब्द का यूज किया जाता है, दिस इज टिपिकली साइंटिफिक वर्ड यूज किया जाता है। तो ये समझना चाहिए कौन सा कॉम्प्लीमेंट यूज कर लेते हैं। अगर हमेशा कहते हैं ना कुछ अगर प्रेज करना चाहते हैं तो सर ये आपके ड्रेस पर ये टाई एक कॉम्प्लीमेंट लग रही है, तो समटाइम्स ये कॉम्प्लीमेंट किस स्पेलिंग से हम यूज करना चाहते हैं। अगर प्रोनाउंसिएशन कर लेते हैं इट इज बिकम द वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि सर आपने फर्स्ट वर्ड को प्रोनाउंस किया या सेकंड वर्ड को प्रोनाउंस किया है। तो ओनली डिफरेंस स्पेलिंग का आता है, आई और ई का आता है। फर्स्ट हम देखेंगे दोनों का मीनिंग क्या आता है और स्पीच ऑफ पार्ट में वेदर दे आर यूजिंग एज नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब की तरह हम यूज करना चाहते हैं। उसके बाद कुछ सेंटेंस देखेंगे वन बाय वन, इन दोनों वर्ड का फर्स्ट हम मीनिंग देखेंगे, दोनों वर्ड का मीनिंग क्या होता है। तो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट, किसी को प्रेज करना, किसी को एडोरेशंस करना, उसका मीनिंग आता है कॉम्प्लीमेंट। ओके, आदित्य ने मेंशंस किया है कॉम्प्लीमेंट अ थिंग दैट गोस टुगेदर वेल विद समथिंग एल्स। कोशिश करो जो भी लाइव स्ट्रीम पर होता है बिल्कुल गूगल या चैट जीपीटी का यूज मत करो। जो आपको फर्स्ट मोमेंट में आता है ना, जस्ट यू राइट डाउन। अगर राइटली अगर आदित्य ने आपको मेंशंस किया हुआ है उसका ये मीनिंग आता है, आपने बहुत अच्छी कोशिश की है, ऑलमोस्ट यू आर नियर टू द आंसर्स आता है फर्स्ट। लेकिन हम उसको बस एक्सप्लेनेशन करके देखेंगे। अगर आई आपके स्पेलिंग में आता है तो इसका मतलब होता है मैं किसी को प्रेज कर लेता हूँ, किसी को एडोरेशन कर लेता हूँ। फुली अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दैट। और दूसरा जो कॉम्प्लीमेंट आता है ना, ये हाउ यू रिकॉल इट, किसी को अपस्किल करना, किसी को इनहेंस करना, किसी एक्शन को कंप्लीट करना, ये कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग होता है।
तो ये आपको यहीं पर समझना बहुत एसेंशियल होता है। रिक्वेस्ट होगी, आप ज़रूर इसको मेंशन्स करो। यहाँ पर आता है कॉम्प्लीमेंट, सिंपल वर्ड आता है प्रेज़ करना। ये दोनों भी वर्ड कंप्लीट का समथिंग एनहांसेस, एनरिचेस, कॉम्प्लीमेंट्स द अदर थिंग ये आता है। अगर नाउन की तरह हम दोनों भी वर्ड नाउन और वर्ब की तरह यूज़ कर लेते हैं। अगर वर्ब की तरह यूज़ कर लेते हैं तो किसी एक्सप्रेस करना, प्रेज़ करना, एडमिरेशंस करना। अगर नाउन आता है तो सिंपल ये किसी के ऊपर हम पॉजिटिव रिमार्क दे देते हैं कि दिस इज़ माय बेस्ट कॉम्प्लीमेंट फॉर योर हार्ड वर्क्स। तो दिस इज़ वन एग्जांपल जो समथिंग किसी एक्शंस को कंप्लीट कर लेता है, परफेक्ट कर लेता है टू मेक द समथिंग परफेक्टली। यहाँ पर मैंने पिक्चर्स भी आपके साथ मेंशन्स किए हुए हैं। योर स्माइल कॉम्प्लीमेंट्स योर ब्राइट आउटफिट। जो भी कलर आपने यहाँ पर देखो लास्ट यहीं पर मैंने नोट किया है। तो ये आपकी स्माइल आपके कपड़ों के साथ कॉम्प्लीमेंट्स कर रही है। इसका मतलब होता है उसको एनहांस कर रही है। दूसरा एग्जांपल है वी कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। कॉम्प्लीमेंट ईच अदर मीन्स दोनों भी हम एक साथ रहेंगे। जिस तरह से एंगल में यूज कर लेते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, इस तरह से इस वर्ड को यूज किया जाता है। कुछ हम सेंटेंस देखेंगे तो इट बिकम द वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि क्या सेंटेंस आता है। चलो कॉम्प्लीमेंट की कुछ सेंटेंस है आपके साथ करना चाहता हूं, तो इट बिकम्स वेरी इजी। उसके बाद कुछ एक्सरसाइज होगी। चलो फर्स्ट यहीं पर आता है योर फ्रेंड गिव मी नाइस कॉम्प्लीमेंट। तो डेफिनेटली ये आई आएगा, ई नहीं आएगा अगर हम प्रेज कर रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस आता है यहीं पर, ये यूज किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल समथिंग ही ब्लशेस व्हेन ऑफर हिम कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, नाउन की तरह हमने यूज किया है कॉम्प्लीमेंट, प्रेज करना। अगर सेकंड सेंटेंस आता है राइस मेक्स एन एक्सलेंट कॉम्प्लीमेंट टू द करी डिश। करी डिश के साथ अगर राइस होता है तो दोनों भी अच्छे लगते हैं, दोनों भी डिश को कंप्लीट बनाते हैं। तो इसमें क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट रहेगा, ई उसके स्पेलिंग में रहेगा। जस्ट वन थिंग वी अंडरस्टैंड। सेकंड एग्जांपल आता है द सॉस कॉम्प्लीमेंट्स। तो यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट हमने वर्ब की तरह यूज किया है। द सॉस कॉम्प्लीमेंट्स द नेचुरल फ्लेवर ऑफ द मीट। तो सॉस अगर बनाते हैं तो जो मीट का नेचुरल फ्लेवर होता है उस फ्लेवर को ये इम्प्रूव कर लेता है, उसको कंप्लीट करने की कोशिश कर लेता है। तो कॉम्प्लीमेंट विथ स्पेलिंग आई दोनों भी नाउन और वर्ब की तरह हम यूज करेंगे। और कॉम्प्लीमेंट विथ स्पेलिंग ई उसका मीनिंग होता है इनहैंस करना या किसी को कंप्लीट कर लेना। दोनों भी हम नाउन और वर्ब की तरह उसको यूज करने की कोशिश करेंगे। तो बेस्ट ऑन दिस वन we're going to have some exercise। हम इस एक्सरसाइज को देखने की कोशिश करेंगे। कॉम्प्लीमेंट हमने देखा है किसी को रिमार्क करना, नाउन की तरह यूज करना। कॉम्प्लीमेंट आता है इसका मतलब होता है इम्प्रूव करना, इनहैंस करना, कंप्लीट्स करना। जैसे चीजें रिपीटेशंस, तो रिपीटेशंस को मैं अवॉइड करना चाहता हूँ। लेकिन कॉम्प्लीमेंट इस शब्द के कुछ अलग वर्ड भी आते हैं, उसके अलग मीनिंग भी होता है। उस मीनिंग को हम फर्स्ट देखने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से हमने ग्रामर में कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग देखा, मीनिंग होता है कि किसी भी सब्जेक्ट को डिफाइन कर लेना। सी लुक स्मार्ट, कॉम्प्लीमेंट करना। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लीमेंट, ये शब्द का मीनिंग जो होता है दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट्री काइंड ऑफ द प्रोटीन्स जो इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ फाइट करने में यूजफुल होते हैं। तो आज का ये वोकैबुलरी वर्ड भी रहेगा। कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग दिस इज अ काइंड ऑफ द प्रोटीन व्हिच आर यूजफुल टू फाइट द इन्फेक्टेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये वन वोकैबुलरी है। और थर्ड मीनिंग जो आता है मैथ में, जिसे एलिमेंट्स हम रिफर कर लेते हैं। तो कंप्लीट सेट की अगर हम मैथमेटिकल 10th या 9th स्टैंडर्ड्स में आप रिकॉल करने की कोशिश करो तो आपको सेट कॉम्प्लीमेंट ईच अदर आता है। तो इसका मीनिंग हो जाता है कि ये एलिमेंट्स को कहीं पर रिफर कर लेता है। और ज्योमेट्री में हम अच्छी तरह से जानते हैं कि दिस टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो वो कुछ एक्स्ट्रा मीनिंग आता है कॉम्प्लीमेंट के। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वन दिस इज हमारे लिए एक्सरसाइज रहेगी। चलो कोशिश करो। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म्स है। दो ही आपको ऑप्शंस है, कॉम्प्लीमेंट या कॉम्प्लीमेंट यूज करना है। यहाँ पर 4 ऑप्शंस है, 5 आपको स्टेटमेंट है। ईडवर कॉम्प्लीमेंटेड और कॉम्प्लीमेंटेड हर डिजाइन ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन। वन का ऑप्शन क्या होगा आपको मेंशन करना है। सेकंड है वी गेव हर कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंटरी, कॉम्प्लीमेंटरी मैसेज टू मेक अप द मैक्स अप इन द स्केल। थर्ड है सी लिव्स कॉम्प्लीमेंटिंग, कॉम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेंजर्स टू एवरीवेयर।
तो these are the options में से आपको ये चूज करना है, तो ये ऑप्शंस आपके पास होना चाहिए। तो या कॉम्प्लीमेंट्री से इसको आपको चूज करना है, हाउ टू चूज इट, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। सी लव्स कॉम्प्लीमेंट्री है, ये आपको डिफाइन करना है। सी कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्रीज है, और ये आता है कॉम्प्लीमेंट्री कंप्लायंस। कोशिश करो क्या होगी। ऑप्शन नंबर 1 इट वर्क, क्या प्रेज कर रहा है या एक्शंस को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है। दिस फर्स्ट ऑप्शंस, ही गेव हर, क्या होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट आई का होना चाहिए या ई का होना चाहिए। दिस वन थिंग वी हैव टू बी अंडरस्टैंड। थर्ड, सी लव्स, तो दोनों भी आई और ई का है। तो आप यहां पर मैं ऑप्शंस मेंशन कर लेता हूं, कोशिश करो। चलो आदित्य, अपस्केल्स, क्या ऑप्शंस होनी चाहिए। आदित्य आपने मेंशन किया है दैट थिंग्स गोस टुगेदर, यस। ऑप्शन नंबर 1 क्या होना चाहिए, फाइनेंस। अर्चना, वेदर द फर्स्ट ऑप्शन जो है इडवर के लिए कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए या कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए। दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम माय एंड। चलो हम उसको कोशिश करेंगे। इट वर कॉम्प्लीमेंट्री हर डिजाइन ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन। तो आया का मतलब क्या होता है, एडमायर करना या प्रेजेंट करना। सी गेव कॉम्प्लीमेंट्री मसाज, कॉम्प्लीमेंट्री मसाज टू मेक अप फॉर द मिक्स अप शेड्यूल्स, कॉम्प्लीमेंट्री। थर्ड आता है सी लव्स स्ट्रेंजर्स एवरीवेयर सी गोस, और थर्ड आता है कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स इन द पेनफुल परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट टू द आर्टिस्ट पर्सनालिटी, जो उसको इंप्रूव कर लेता है। और लास्ट जो स्टेटमेंट आता है उसमें भी आपको कॉम्प्लीमेंट्री ये मिलता है, जो आंसर सही पर मिलता है। तो स्टूडेंट्स ये था आज का सेशन। ऑलमोस्ट वी कवर द 10 स्पॉट द एरर सेक्शन। उसके साथ एक कंफ्यूजिंग वर्ड हमने कवर किया, एक था कॉम्प्लीमेंट्री अगेंस्ट द कॉम्प्लीमेंट्री। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये दो वर्ड इजीली समझ में आए होंगे। अगर है तो यस मेंशन करो, अगर कुछ डाउट है तो डेफिनेटली लाइव स्ट्रीम के सेक्शंस में कमेंट आता है, कमेंट में जरूर उसको मेंशन करो। एंड इट इज वेरी एसेंशियल to share this video with your like-minded people, and sharing is the most important caring also. Those students who are preparing for all the competitive exam, whether it is UPSC, MPSC, whether it is a banking or SSC CGL, English is very, very important part. Not from the examination point of view, but essential. It is a professionally, it is very essential while we drafting the letter, while we communicating to other one. So hopefully, we're going to enjoy such sessions in coming days also. मुझे पूरी कंफर्म है कि आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। होपफुली इन कमिंग सेशन विल गोइंग टू कम विद द अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।